मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? तो इट इज़ द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? It is the process in which substances react together and forms a new substance with new properties. ऐसे ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंसेस है वो आपस में रिएक्ट होकर और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो हम उससे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो द सब्सटेंस उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से ये मैग्नीशियम के बारे में बताया है। ये पूरा अप करेगा एयर तक, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होता है और वो कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसके बारे में यहाँ से लेकर मैग्नीशियम से लेकर एयर तक बताया हुआ है। एक्टिविटीज़ आप खुद से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं। तो टू डिटरमाइन से करेंगे। अगर हमारी केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पे किसी भी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, तो अगर ऐसा कोई कुछ होता है रिएक्शन में तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। चेंज इन कलर में चेंज होना, ठीक है। और फिर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। जैसा कि आप इस एक्टिविटी में देख सकते हो, एक्टिविटी 1.3 में, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसके अंदर जिंक ग्रैनुल्स डालना और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। तो फिर उसे ऐड करने से H2 गैस इवॉल्व होता है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, अगर उसमें हीट रिलीज़ हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो हमारा चेंज इन टेम्परेचर में आता है। ये सारी हमारी क्या थी, केमिकल रिएक्शन कैसे केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। इसके बाद है हमारा केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन होगी। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in it is known as chemical equation. तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, the substance which take part in a chemical reaction is known as reactant. और प्रोडक्ट की हो जाएगी, the substance which forms in the chemical reaction is known as a product. तो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है। मीन्स कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिएक्टेंट है, ठीक है। तो
ये जो रिएक्टेंट होता है इन दोनों की वजह से, मतलब इन दोनों की वजह से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बना है। तो इसीलिए हम इसे रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया है, इसलिए बोलते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। आपको ये वाली सारी रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए और ये वाली रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनबैलेंस इक्वेशन का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है? The mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical reaction is a skeletal chemical equation for reaction. Skeletal chemical reaction को ही हम unbalanced reaction बोलते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। के बाद आगे चलते हैं बैलेंस इक्वेशन। इसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताया है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और आपके चैप्टर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की 3 डेफिनेशन दी हुई है। आपको जो सबसे इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन है कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। द टोटल मास से लेकर रिएक्टेंट्स तक आपकी फर्स्ट डेफिनेशन जाएगी। और सेकंड वाली जाके यहाँ से द नंबर ऑफ एटम्स of each element remains the same before and after a chemical reaction। ठीक है, द नंबर से लेकर केमिकल रिएक्शन तक आपकी दूसरी वाली डेफिनेशन जाएगी और थर्ड वाली होगी नीचे। थर्ड वाली है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो आपको अच्छा लगे, मतलब इजी हो, वो आप याद कर सकते हो। और ये जो हमने एक्टिविटी 1.3 करी थी ना, ये वाली 1.3 वाली, उसी की वो दी हुई है, केमिकल इक्वेशन दी हुई है और आपको इसे याद करना होगा। जितने भी केमिकल इक्वेशन है वो सब कुछ आपको लर्न करना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वो यहाँ पर फिजिकल स्टेट, the gaseous, liquid, aqueous and solid states of the reactants and products are represented by the notation GL, aqueous, AQ and S respectively। तो आप इसे याद कर लेना कि जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, या फिर लिक्विड में है, या फिर एक्वस में है। एक्वस मतलब जिसमें पानी मिला होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और लिक्विड मतलब होता है कि जो पहले से ही लिक्विड है, उसमें पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, हो भी सकती है, लेकिन उसमें पानी पहले से नहीं मिक्स होता, तो हम उसको लिक्विड बोलते हैं।
उसके बाद ये वाली क्वेश्चन, ये वाली आपको याद करनी है। फिर नीचे आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन जाएगी सच अ रिएक्शन से लेकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक। इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो वो स्लेक्ड लाइन बनाता है विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो ये वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड से लेकर अमाउंट ऑफ हीट, और ये रिएक्शंस ये केमिकल इक्वेशंस आपको याद करनी होगी। उनके बाद नेक्स्ट ये वाली क्वेश्चन भी लर्न कर लेना। ये है दूसरे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और इन्हें भी आपको लर्न करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें एक और डेफिनेशन दी हुई है। when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उनकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन दी हुई है हमें रिएक्शन से लेकर यहाँ तक। और फिर ये है उसके एग्जाम्पल्स, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और रेस्पिरेशन भी हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन भी लर्न कर लेना, और ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो भी। के बाद नीचे आ जाते हैं, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है यहाँ से, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जब हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देता है तो हम उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगेन ये वाली इक्वेशन लर्न कर लेना, जब भी इसकी डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन भी बता देना और एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विक लाइम भी कहते हैं, और ये यूज़ होता है सीमेंट को बनाने में। और फिर हमारा दूसरा रिएक्शन है यहाँ, when a decomposition reaction is called thermal decomposition reaction तक आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई है। इसमें होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में हीट कैरीड करते हैं, अगर हम किसी रिएक्शन में जैसे इसमें फेरस सल्फेट में हम हीट करते हैं तो हमारा बनाता है
ये हमें देता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें हमने हीट किया जब भी तो ये बना है, तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट कैरीड होता है। तो एक ये वाला एग्जाम्पल ऊपर और एक ये वाला और एक ये वाला आपका हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसे पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और आगे हम ये वाली रिएक्शन सबको लर्न करनी है। और उसके बाद हाँ, एक फोटोलाइटिक रिएक्शन भी होता है। एक सेकेंड। फोटोलाइटिक रिएक्शन में जब हम सनलाइट से अगर कोई रिएक्शन होती है तो हम उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन। और ये है उसके दो एग्जाम्पल्स, और ये वाला भी। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनको हम वाइट और ब्लैक कलर की फोटोग्राफी बनाने में हेल्प होती है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन होगी रिएक्शन से लेकर एंडोथर्मिक रिएक्शन तक। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें है आयरन नील और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर देता है। इसके रिएक्शन आपको याद करनी है और आयरन से लेकर यहाँ तक लर्न करना है। ये वाले रिएक्शन भी, ये तीनों रिएक्शंस हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ से लेकर जिंक से लेकर कंपाउंड्स तक लर्न करना। जिंक से लेकर कॉपर तक। उसके बाद हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम की डेफिनेशन होगी यहाँ से यहाँ तक, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस से लेकर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तक। और ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, लर्न कर लेना इनको। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी होगी। और ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ इफ अ सब्सटेंस से लेकर ऑक्सीडाइज तक। उसकी नेक्स्ट लाइन में रिड्यूस का भी दिया हुआ है डेफिनेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और ये आपको लर्न करना है। ये भी अगेन यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, उसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और हाइड्रोजन को पा लेता है तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है कोरिशन की डेफिनेशन जाएगी व्हेन अ मेटल से लेकर कोरिशन तक।
और इसके एग्जाम्पल्स हैं द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये है हमारा एग्जाम्पल कोरोशन का। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोशन का ही एग्जाम्पल होगा, आई मीन एग्जाम्पल होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन यहाँ से होगी, आयरन आर्टिकल्स। जब रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपने देखा भी होगा अपने घर में कि वो कैसे रस्ट हो जाती है। अगर हम आयरन का कोई भी चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा देर तक हवा में रहती है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो उसके ऊपर रस्ट हो जाता है। तो उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। कोरोशन कोरोशन क्या क्या डैमेजेस करता है? कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, जितनी भी चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं उन सब के ऊपर कोरोशन हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो कोरोशन हो जाता है, तो इसलिए। आगे है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का हो जाएगा व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज से लेकर टेस्ट चेंजेस तक। आपका हो जाएगा रैंसिडिटी की डेफिनेशन। और आगे है इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो आप प्रिवेंट करने के लिए 3 पॉइंट्स आपके बुक्स में दी हुई है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कीपिंग food in airtight containers helps to slow down oxidation, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। 2 ही पॉइंट्स है इसमें। उसके बाद है कि जो चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, उसमें कौन सा गैस डाला जाता है चिप्स के पैकेट में ताकि ऑक्सीडाइज्ड होने से वो बचा जा सके। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने से सबको बचाता है, मतलब चिप्स को बचाता है। तो ये थे आज की चैप्टर 1 की नोट्स। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।